जय भीम साथियों। इस वीडियो में लेखक बनोदा जी ने बाबा साहेब के कुछ संस्मरण के बारे में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब की तीक्ष्ण स्मृति की प्रशंसा की है। संस्मरण, पहले तो ये पता होना चाहिए कि संस्मरण होता क्या है। संस्मरण में लेखक अपने जीवन के अनुभवों और व्यक्तियों के बारे में लिखता है। इस संस्मरण में बाबा साहेब के महत्वपूर्ण पलों के बारे में जानकारी दी गई है। बाबा साहेब की संस्मरण की शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने इस भाई को प्रोत्साहित करने के लिए इस भीम संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप सभी का प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। एक बार फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में सर मान्य जीव दादा भाई और मान्य अयंगर में बड़ी देर से वाद विवाद हो रहा था। दोनों एक दूसरे पर खींच रहे थे। वास्तविकता यह थी कि किसी की स्मृति उस समय काम नहीं कर रही थी। अंत में डॉक्टर अंबेडकर को ही उनकी सहायता के लिए अपनी तीक्ष्ण स्मृति से उनके विवाद का अंत करना पड़ा। ऐसी है प्रखर स्मरण शक्ति डॉक्टर बाबा साहेब की। यहाँ पर लेखक ने बाबा साहेब के संस्मरण का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है। सर मानेक जी दादा भाई, यह तो उल्टी बात है। मैं तो केवल यही जानना चाहता था कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई नमूना है या नहीं। मान्य अयंगर, मैं इसे ढूंढूंगा और आपको दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नमूना जरूर है। डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय स्टेट का निवासी इस स्थिति में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मान्य अयंगर, मुझे बहुत खुशी हुई है। आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया डॉक्टर अंबेडकर। मद्रास के एक अछूत एमएलए मान्य BS मूर्ति ने एक बार गांधी जी से डॉक्टर अंबेडकर के विषय में यह प्रश्न किया कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के सफल नेता है या नहीं। तब गांधी जी ने उसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में ही दिया था। इसी प्रश्न का उत्तर देते समय गांधी जी ने यह भी कहा, डॉक्टर अंबेडकर निडर मनुष्य है। यदि उन्हें कोई लकड़ी मिल जाए तब वे हिंदू कुत्तों को मारने में जरा भी नहीं हिचकते। मैं अछूतों को इतना ही योग्य बनाना चाहता हूँ जितना कि डॉक्टर अंबेडकर हैं। केवल ज्ञानी बन जाना ही काफी नहीं है, सभ्य और निडर होना भी अति आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर के निडर और सभ्य होने का ज्वलंत उदाहरण हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रक्चर कमेटी में मिलता है। इस बार डॉक्टर अंबेडकर और हिज हाइनेस महाराजा बीकानेर में वार्तालाप हो रहा था। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर की उम्र 30 साल से कुछ अधिक थी। अपनी उम्र और महाराजा बीकानेर की तुलना में अपनी निर्धनता की तनिक चिंता न करते हुए डॉक्टर अंबेडकर महाराजा बीकानेर से ऐसा वार्तालाप करने लगे जिसकी कल्पना देहात में रहने वाला अछूत आज भी नहीं कर सकता। उस संवाद के कुछ अंशों को इस प्रकार दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर, इस बात के लिए कम से कम 20 रुपया वार्षिक लगान होना चाहिए। हिज हाइनेस महाराजा बीकानेर, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि आपके इस कथन से जो कुछ मैंने कल कहा है उसकी पुष्टि होती है? डॉक्टर अंबेडकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराजा बीकानेर, मुझे तो शक है कि रियासत का यह वक्ता जिसके विषय में सर मिर्जा इस्माइल बताएंगे वह भी गलत कर बैठा है। डॉक्टर अंबेडकर, हो सकता है हिज हाइनेस महाराजा बीकानेर की इज्जत का ध्यान रखते हुए मैं उनसे यह सवाल पूछता हूँ, क्या रियासत की उनकी अलग व्याख्या है और क्या वे अपनी उसी खास व्याख्या को ही हर जगह प्रयोग करते रहेंगे, विशेषकर भारतीय संघ में रियासतों के प्रवेश होने के प्रश्न पर? महाराजा बीकानेर, मैं समझता हूँ कि इस सब बातों पर कुछ समय बाद वाद विवाद होगा। डॉक्टर अंबेडकर, यह फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी अंधे बनकर रियासतों को जो कुछ भी वे चाहे सब नहीं दे सकती। महाराजा बीकानेर, और न तो रियासत ही ऐसा कर सकती, हम भी सादा चेक देने को तैयार नहीं। सभापति लॉर्ड सैंकी, डॉक्टर अंबेडकर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकेंगे। आपकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। क्या आप मुझे अपनी बातों का निष्कर्ष बता सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, मैं जो कुछ कहता हूँ वह यह है कि यह बहुत खतरनाक अवसर है। मैं ऐसा केवल इसलिए कहता हूँ कि यदि एक बार भी आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि प्रत्येक रियासत को भारतीय संघ में सदस्य बनने का अधिकार है, तो आप रियासत को एक स्वतंत्र अधिकार सदा के लिए दे देते हैं। महाराजा बीकानेर, उसे अब ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा केवल ब्रिटिश सरकार की दया से ही संभव हो सकता है, किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस
इसे मानने के लिए तैयार नहीं। हर हालत में जब तक प्रत्येक रियासत के पास ऐसे साधन नहीं हो जाते जिन्हें आज की सभ्यता आवश्यक समझती है, तब तक ऐसी रियासतें स्थिर नहीं रह सकती। और एक भारतीय राजकुमार की कल्पना की प्रशंसा करने में कोई लाभ नहीं, ऐसा केवल इसलिए कि वह तो अपने को राजकुमार बनता फिरता है, चाहे उसकी प्रजा भूखी ही क्यों न मरे। महाराजा बीकानेर। उन्हें राजकुमार नहीं कहा जाता। डॉक्टर अम्बेडकर। मैं कमेटी के समक्ष यह पेश करता हूं कि भारतीय संघ का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक रियासत में कुछ विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। सभापति। यह बड़े ही महत्व की बात है कि आप रियासत के लिए उन योग्यताओं को बताकर हमारी सहायता करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर। यदि एक रियासत का शासक यह चाहता है कि उसकी रियासत स्वतंत्र रूप से स्थिर रहे और वह भारतीय संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे इस बात का सबूत देना होगा कि उसके देश में ऐसे सभी साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वहां के नागरिक अपना सभ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मेरा यही कथन है। भारतीय रियासतें ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि वे भारतीय संघ में अपना सदस्य स्वयं नामजद करके भेजेंगे। भारतीय राजकुमारों की इज्जत का ध्यान रखते हुए भी मुझे शक है कि मैं उसकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे इस बात पर अटल रहना ही होगा कि संघ के सदस्य रियासत के चुने हुए प्रतिनिधित्व होंगे, नामजद नहीं। केवल प्राचीन समय में जर्मन साम्राज्य को छोड़कर और किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया कि रियासत के शासक अपना प्रतिनिधि स्वयं नामजद करे। संभव है भारतीय राजकुमार इसी बात को लेकर चले हों, किंतु मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि जर्मन साम्राज्य के जो नामजद प्रतिनिधि मध्यस्तर कॉन्फ्रेंस में जाते थे, वे पूर्ण रूप से बंदस रट के अधीन रहते थे। क्या अब भी भारतीय राजकुमार अपने नामजदगी के दावे पर अटल रहेंगे? कर्नल हर्षकर। अब वे क्या इसका हट करेंगे? इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर महत्वपूर्ण विवाद में भाग लेते रहे। न तो वे आज तक किसी से डरे हैं और न तो कोई ऐसा शक्ति है कि जो उन्हें डरा सकती है। एक बार डॉक्टर अम्बेडकर से लेखक ने पूछा, वकालत के विषय में बातें हो रही थी, तभी उन्होंने यह बताया कि मुझ में एक गुण है, वह यह है कि लोग मुझसे चाहे जितने भी पसंद करें, किंतु मैं कभी नहीं घबराता। इसका प्रमाण भी स्ट्रक्चर कमेटी की सभाओं में पाया जा सकता है। महाराजा बीकानेर के पीछे तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत देर से ही लगे थे। जब कोई बात महाराजा साहब की समझ में न आती, तब झट पसंद कर बैठते। इन प्रश्नों का डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा साफ साफ जवाब दिया। यहाँ तक कि एक बार जब कर्नल हर्षकर और महाराजा बीकानेर दोनों ने ही एक ही समय सवाल किया, तब भी डॉक्टर साहब ने उनके प्रश्नों का उत्तर डट कर दिया। प्राय यह देखा गया है कि जब कोई पार्टी विवाद में हारने लगती है, तब उसके सदस्य अपनी प्रतिद्वंदी पर झूठा दोषारोपण लगाने का प्रयत्न करते हैं। रियासतों के भारत संघ के सदस्य बनने के विषय पर जब रियासत के प्रतिनिधियों की करीब करीब हार हो गई, तब सर अकबर हैदरी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर पर ऐसा ही एक झूठा दोषारोपण लगाया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे उनके मुख से सुन लेना ही ठीक होगा। सर अकबर हैदरी। यदि मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं यह कहूँगा कि ऐसे भाषण जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, समय की सत्यता की कदर नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर। जनाब, मैं अपने जीवन में सत्यता की कदर न करने का कभी भी दोषी नहीं हुआ हूँ। इस मुंह तोड़ उत्तर को पाकर सर अकबर हैदरी बड़े लज्जित हुए। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर का ही बोलबाला था। कमेटी में डॉक्टर साहब की ही आवाज गूंजती रहती थी। कभी कभी ऐसा भी हो गया कि डॉक्टर साहब बड़ी देर तक बोलते रहते। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने सभी कठिनाइयों को समझाने का ठेका ले लिया था। सर मोहम्मद शफी और मान्य गोविंद जोन्स भी विधान पर बोलने के लिए अपना मुंह बार बार खोलकर रह जाते थे। तब कभी कोई कठिनाई होती, तब झट डॉक्टर साहब उठकर उसे समझाने लगते। इस प्रकार जोन्स महोदय को बोलने के लिए कोई मौका ही न मिलता। जब सभापति ने यह देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को अधिक बोलने के कारण ही मिस्टर जोन्स को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, तब विवश होकर उन्हें यह कहना ही पड़ा, डॉक्टर अम्बेडकर, आप मान्य गोविंद जोन्स को भी बोलने का मौका दीजिए। और केवल तभी मान्य गोविंद जोन्स बोलने का अवसर पा सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में लिखते समय एक बार मान्य NG जोग ने लिखा था, गंभीर चश्मे लगाए हुए डॉक्टर अम्बेडकर से चाहे कोई कितना ही असहमत क्यों न हो,
किंतु लाचार होकर उसे डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करनी ही होगी। हम यह किसी प्रकार भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय नेताओं में ज्ञान के सबसे बड़े पंडित हैं। हिंदुस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी सभी देशों ने उन्हें अपने ज्ञान के डिग्रियों से विभूषित किया है। अर्थशास्त्री, कानून के पंडित, प्रोफेसर और लेखक, योद्धा और राजनीतिज्ञ आदि अंबेडकर रूपी हीरे के बहुत से कोण हैं। यह सच्चाई से कहा जा सकता है कि जिस चीज को उन्होंने छुआ उसे उसके अंत तक पहुंचाकर ही छोड़ा। उनकी जबान दूसरों पर तेजाब छिड़कती है और उनकी कलम जहर उगलती है। आज तक अपने परदादाओं की सरदार बोली के ढंग को वे नहीं भूल सके। बेलिंग्सगेट में जहाँ लोग अबे तबे ही बोलते हैं, वहाँ भी डॉक्टर अंबेडकर तोहफों के गोले आज भी छोड़ सकते हैं। एक ही आदमी के मुख से डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ और साथ ही बुराई का नमूना इतिहास के किसी पन्ने में न मिलेगा। ऐसे मनुष्य यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि डॉक्टर अंबेडकर को किन विषम परिस्थितियों से होकर आज तक अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा है। यदि मिस्टर एन.जी. जो को भी उन्हें यातनाओं को सहना पड़ता, तब तो शायद वे स्वयं अपनी कलम से जहर का समुद्र उड़ेल डालते। दुख तो इस बात का है कि डॉक्टर साहब को समझने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता। हवा के साथ बह जाना तो आसान काम है, किंतु वे जो हवा के झोंकों को रोकते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं, केवल वे ही यह काम जान सकते हैं कि हवा के विपरीत चलने में उन्हें क्या कठिनाई हुई है। कोई दूसरा भला किस प्रकार यह जान सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक कारणों से विवश होकर ही ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। वे जो डॉक्टर अंबेडकर को भला बुरा कहते हैं, उन्हें अपनी कलम से जहर उड़ेलने का दोष लगाते हैं, उन्हें अपनी जबान से तेजाब छिड़कने का दोष लगाते हैं। स्वयं यह नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू समाज की कौन कौन सी यातनाएं सहनी पड़ी है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर की महानता तो देखते हुए वे विवश हैं डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करने के लिए। ठीक ऐसा ही दृश्य हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलता है। वहीं सर मानकेजी दादाभाई, जो डॉक्टर अंबेडकर पर खिसिया कर रह जाते थे, लाचार थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, वे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेदारी को ऐसा मानता पर बोल चुके हैं। उनके इस बात की सब कमेटी ने सिफारिश भी की है। उनकी समझ में यह अन्याय है। मुझे दुख है कि इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर नहीं है, परंतु मैं यह कहने बिना नहीं रह सकता कि उनका भाषण ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही कीमती था। संभव है यदि डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर न होते तो वे फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में चुप रहते, किंतु एक खाक बैरिस्टर होने के कारण ही वे विधान पर हर पहलू से विवाद कर रहे थे। हर जगह डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की भलाई का ध्यान रखते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों की ओर से अपनी आवाज बुलंद की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक रोचक बात का वर्णन करके हम इस लंबे अध्याय को समाप्त करेंगे। 6 सितंबर 1931 को फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में जब अछूतों का विषय आ गया, तब डॉक्टर साहब ने कहा था, यद्यपि मैं शिक्षित हूँ, किंतु समाज में मैं आज अछूत हूँ। शिक्षा ने अस्पष्टता से भार नहीं कर दिया। यह देखकर सनातनी पंडित मालवीय घबरा गए और झट कहने लगे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप अछूत नहीं हैं, आप हमारे प्यारे दोस्त और साथी हैं, आप हमारे भाई हैं, जिनके साथ आपके महाकट्टर सनातनी मित्र भी खुश होकर मिलेंगे और काम करेंगे। आज अछूतों की भलाई के लिए किसी अन्य जाति से अधिक ब्राह्मण ही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सत्य को मेरे दोस्त डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार करेंगे। यह विवाद सनातनी हिंदुओं की कमजोरी की पोल खोल देता है। मौका देखकर सनातनी हिंदू एक अछूत को अपना भाई तक कहने लगता है। यह है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ संस्मरण। धन्यवाद।